मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग भारत में प्राचीनतम मानव प्रजाति के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। तो भारत में प्राचीनतम मानव प्रजाति, भारत में प्राचीनतम मानव प्रजाति, भारत में प्राचीनतम मानव प्रजाति, भारत में प्राचीनतम मानव प्रजाति। आज हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे। भारत में प्राचीनतम मानव प्रजाति। तो एक विद्वान है बी.एस. गुहा। बी.एस. गुहा महोदय ने प्रागैतिहासिक अस्थिपंजरों के अस्थिपंजरों के अध्ययन के उपरांत भारत में मानव प्रजाति को छह भागों में बांटा है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो एक विद्वान है बी.एस. गुहा। कौन विद्वान है? बी.एस. गुहा। बी.एस. गुहा ने क्या किया? बी.एस. गुहा ने जो प्रागैतिहासिक अस्थिपंजर है, मतलब जो पाषाण काल से संबंधित है, प्रागैतिहासिक अस्थिपंजरों के अध्ययन के उपरांत, मतलब कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी अस्थिपंजर मिले हैं, माने मानव के हड्डी मिले हैं, उनके अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने भारत में मानव प्रजाति को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है मानव प्रजाति को, प्रागैतिहासिक अस्थिपंजरों के अध्ययन के उपरांत। तो बी.एस. गुहा ने क्या किया? बी.एस. गुहा ने प्रागैतिहासिक अस्थिपंजरों के अध्ययन के उपरांत भारत में मानव प्रजाति को 6 भागों में बांटा है। एक टर्मोलॉजी है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक मतलब ये होता है जिस काल में कोई हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, इतिहास से संबंधित। जैसे किसी भी लिपि में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो उस पीरियड से संबंधित जितने भी अस्थिपंजर थे, मतलब हड्डी से संबंधित जितने भी उनको तत्व मिले, हड्डियां मिली, उनके अध्ययन के उपरांत उन्होंने क्या किया? भारत में मानव प्रजाति को 6 भागों में बांटा। तो उन 6 भागों को हम जानते हैं। पहला है नेग्रीटो प्रजाति। दूसरा है, पहला है निग्रेटो प्रजाति, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रजाति। तीसरा है मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड प्रजाति। चौथा है
पहला है नेग्रेटिव प्रजाति, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, तीसरा है मंगोलाइड प्रजाति, चौथा है भूमध्य सागरी या भूमध्य सागरी या मेडिटरेनियन प्रजाति। चौथा है भूमध्य सागरी या मेडिटरेनियन प्रजाति। पांचवा है पश्चिमी ब्रोकाइसेफलस। पांचवा है पश्चिमी ब्रेकाइसेफलस। पश्चिमी ब्रेकाइसेफलस प्रजाति। छठा जो मानव प्रजाति है वो है नार्डिक प्रजाति। नार्डिक प्रजाति। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो बीएस गुहा महोदय हैं, बीएस गुहा महोदय ने प्रागैतिहासिक अस्थिपंजरों के आधार पर भारत में मानव प्रजाति को 6 भागों में बांटा। 6 भागों में ये 6 भाग है या 6 प्रजातियां। पहली प्रजाति कौन सी है? नेग्रिटो प्रजाति है। दूसरी प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है। तीसरी जो प्रजाति है मंगोलाइड प्रजाति है। चौथी जो प्रजाति है भूमध्य सागरी या मेडिटरेनियन प्रजाति है। पांचवी प्रजाति है पश्चिमी ब्रेकाइसेफलस प्रजाति है। और छठी जो प्रजाति है वो नार्डिक प्रजाति है। तो इस प्रकार बीएस गुहा ने प्रागैतिहासिक अस्थिपंजरों के आधार पर, कौन विद्वान है? बीएस गुहा। बीएस गुहा ने प्रागैतिहासिक अस्थिपंजरों के आधार पर या उनके अध्ययनों के उपरांत भारत में जो मानव हैं उनको 6 भागों में बांटा है। तो मानव को उन्होंने 6 भागों में बांटा है। 6 भागों में है, पहला नेग्रिटो प्रजाति है। नेग्रिटो प्रजाति है। दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है। दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है। और तीसरा मंगोलाइड प्रजाति है। तीसरा मंगोलाइड प्रजाति है। चौथा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है। चौथा भूमध्य सागरी प्रजाति है या मेडिटरेनियन प्रजाति है। पांचवा पश्चिमी ब्रेकाइसेफलस प्रजाति है। और छठा नार्डिक प्रजाति है। तो इस प्रकार हम लोग पहले प्रजाति के विषय में पढ़ते हैं। नेग्रिटो प्रजाति। नेग्रिटो प्रजाति। नेग्रिटो प्रजाति। नेग्रिटो प्रजाति ने क्या क्या किया, माने किन किन प्रथाओं की शुरुआत की या क्या क्या इन्होंने प्रारंभ किया, तो उनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम इन्होंने धनुष बाण की खोज की, या इससे पहले यह भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति है। यह भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति है। जो नेग्रिटो प्रजाति है वो भारत की सबसे प्राचीनतम प्रजाति है। इसने धनुष बाण की खोज की थी। धनुष बाण की
खोज की थी। धनुष बाण की खोज की थी। तो ये जो नेग्रिटो प्रजाति है ये सबसे प्राचीन प्रजाति है भारत की, और इसने क्या किया है, धनुष और बाण की खोज किया है। और इसकी तीसरी विशेषता है बट और पीपल पूजा की भी शुरुआत। बट पीपल पूजा की शुरुआत, बट पीपल पूजा की शुरुआत किया। जो इसकी तीसरी विशेषता है वो ये है कि इन्होंने बट और पीपल, ये दो वृक्ष हैं, इन दोनों वृक्षों की पूजा की शुरुआत नेग्रिटो प्रजाति ने की है। और अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है गर्भाधान संबंधी मान्यता इनकी प्रमुख देन है। गर्भाधान संबंधी, गर्भाधान संबंधी मान्यता इनकी प्रमुख देन है, तो जो इनकी चौथी मान्यता है या जो शुरुआत की है वो ये है कि इन्होंने गर्भाधान संबंधी मान्यता की ये क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, या गर्भाधान संबंधी मान्यता इनकी प्रमुख देन है। तो इस प्रकार नेग्रिटो प्रजाति ने भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति है, धनुष और बाण की खोज की, बट और पीपल वृक्ष की पूजा की शुरुआत इन्होंने किया, और गर्भाधान संबंधी जो मान्यता है ये इन्होंने ही दिया। तो इस प्रकार हम लोगों ने नेग्रिटो प्रजाति की विशेषता को जाना। तो नेग्रिटो प्रजाति भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति है। दूसरा, इन्होंने बट और पीपल की पूजा की शुरुआत इन्होंने किया। और तीसरा जो है गर्भाधान संबंधी मान्यता इन्होंने ही दी है। जो प्रक्रिया अपनाई जाती है गर्भाधान की इन्होंने ही बताया। और जो धनुष बाण की भी खोज नेग्रिटो ने की है। अब आते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पे, जो दूसरी प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ये दूसरी प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो हम लोगों ने नेग्रिटो में देखा कि वो सबसे प्राचीन प्रजाति थी, धनुष बाण की खोज की, बट और पीपल पूजा की शुरुआत की, और गर्भाधान संबंधी मान्यता उनकी प्रमुख देन है। 4 चीजें उनकी विशेषताओं को हमने देखा। अब आते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में जो पहली विशेषता है, तिन्नेवेली से, जो तिन्नेवेली है, तिन्नेवेली से प्राप्त प्रागैतिहासिक कपालों में तिन्नेवेली से प्राप्त प्रागैतिहासिक कपालों से इनके उदाहरण मिलते हैं। यह स्थान है तिन्नेवेली से क्या है, जो प्रागैतिहासिक कपाल मिले हैं। प्रागैतिहासिक को मैंने पहले ही बताया, वह काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं।
तो तिनविल्ली से प्राप्त प्रागैतिहासिक कपालों से इनके उदाहरण मिलते हैं, मतलब इनकी उपस्थिति वहां दिखती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया इसमें। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में मुंडा बोली में इनके प्रभाव दिखते हैं। जो मुंडा बोली है, मुंडा बोली में इनके प्रभाव दिखते हैं। तो जो मुंडा बोली है, मुंडा बोली में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के क्या होते हैं, प्रभाव दिखते हैं। तो इस प्रकार दो चीज हम प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के विषय में देखें कि मुंडा बोली में इनके प्रभाव दिखते हैं और तिनविल्ली से प्राप्त प्रागैतिहासिक कपालों से, कपाल मतलब होता है खोपड़ी, तो प्रागैतिहासिक कपालों से इनके उदाहरण मिले हैं। माने तिनविल्ली से जो प्रागैतिहासिक कपाल मिले हैं उनमें ये भी मिलते हैं। और दूसरी विशेषता, मुंडा बोली में इनके प्रभाव दिखते हैं। अब तीसरी विशेषता पे आते हैं। तीसरी विशेषता में सिंदूर और हल्दी का प्रयोग इन्होंने शुरू किया। सिंदूर और हल्दी का, सिंदूर व हल्दी का प्रयोग इन्होंने शुरू किया। जो इनकी तीसरी विशेषता है, तीसरी विशेषता में यह है कि इन्होंने सिंदूर व हल्दी का प्रयोग शुरू किया है। एक प्रथा है निछावर प्रथा। निछावर प्रथा निछावर प्रथा की शुरुआत इन्होंने की। निछावर प्रथा की शुरुआत की। जो चौथा पॉइंट है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में, वो क्या है, इन्होंने निछावर प्रथा की शुरुआत की। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मुंडा बोली में इनके प्रभाव दिखते हैं, मुंडा बोली में इनके प्रभाव दिखते हैं और सिंदूर और हल्दी का प्रयोग इन्होंने शुरू किया। और जो तीसरी अगली विशेषता है, अगली विशेषता में ये निछावर प्रथा की शुरुआत करते हैं। अब अगली विशेषता में आते हैं। तिथि गणना इनकी प्रमुख देन है। तिथि गणना इनकी प्रमुख देन है। इनकी प्रमुख देन है। तो जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति है उसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि वो तिथि गणना की शुरुआत कर दिए थे, मतलब घटनाओं को तिथि के अनुसार निरूपित करते थे। तो ये हो गया प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। अब आते हैं भूमध्य सागरीय या मेडिटरेनियन प्रजाति पर। भूमध्य सागरीय या मेडिटरेनियन प्रजाति पर जो अगला प्रजाति है भूमध्य सागरीय या मेडिटरेनियन प्रजाति। भूमध्य सागरीय या मेडिटरेनियन प्रजाति। अब इसकी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। तो ये भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है, इसका संबंध द्रविड़ जाति से बताया गया है। इसका संबंध द्रविड़ जाति से, द्रविड़ जाति से बताया गया है।
बताया गया है। तो जो भूमध्य सागरीय या मेडिटेरेनियन प्रजाति है उसका संबंध किस जाति से है? द्रविड़ जाति से है। तो भूमध्य सागरीय या मेडिटेरेनियन प्रजाति का संबंध द्रविड़ जाति से है। अब अगला पॉइंट है, इन्होंने नौ परिवहन की शुरुआत की। नौ परिवहन की शुरुआत की। नौ परिवहन मतलब होता है जो नदी और समुद्र में जो जहाजें चलती हैं उनमें अपने नाव के माध्यम से या समुद्री जहाजों के माध्यम से ये अपना व्यापार या व्यवसाय करते थे। उसकी शुरुआत भूमध्य सागरीय या मेडिटेरेनियन प्रजाति ने की है। इसकी अगली विशेषता है कृषि व्यापार एवं वाणिज्य की शुरुआत की। कृषि व्यापार एवं वाणिज्य की शुरुआत की। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है या मेडिटेरेनियन प्रजाति है उसने क्या किया? कृषि व्यापार एवं वाणिज्य की शुरुआत की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका संबंध द्रविड़ जाति से है। नौ परिवहन की शुरुआत करते हैं, कृषि व्यापार एवं वाणिज्य की भी शुरुआत करते हैं। और अगली जो विशेषता है, नगर सभ्यता की शुरुआत भी इन्होंने ही की है। जो नगर सभ्यता की शुरुआत की। जो नगर सभ्यता है, जैसे नगरों का विकास हुआ, लोग एक जगह रहना शुरू किए और लेन देन का माध्यम बनाए और वहां पे व्यापार वाणिज्य की शुरुआत की। तो वहां पे क्या हुआ? नगर सभ्यता का विकास हुआ। तो ये शुरुआत किसने की? भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन प्रजाति ने की। और ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ये कृषि व्यापार एवं वाणिज्य की शुरुआत भूमध्य सागरीय ने की। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि नगर की स्थापना कैसे होती है। जब उत्पादन अधिक होता है, खाने पीने से अधिक बच जाता है, तो हम लेन देन के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। वो आदान प्रदान एक निश्चित स्थान पर होना शुरू हो जाता है और उसके फलस्वरूप नगर का एक ढांचा बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद नगर प्रकट हो जाते हैं। तो वो एक प्रक्रिया है। तो यहाँ कृषि व्यापार एवं वाणिज्य की शुरुआत होती है, उसके बाद नगर सभ्यता की शुरुआत इन लोगों ने किया, भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन प्रजाति ने। अब जो अंतिम प्रजाति है नार्डिक प्रजाति, तो हम लोगों ने देखा कि भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है इसका संबंध द्रविड़ जाति से है। इन्होंने नौ परिवहन की शुरुआत की, कृषि व्यापार वाणिज्य की शुरुआत की और उसके बाद इन्होंने नगर सभ्यता की शुरुआत की, या जन्मदाता इनको माना जाता है। नागर सभ्यता का जन्मदाता भूमध्य सागरीय को माना जाता है। अब आते हैं अंतिम प्रजाति पे, नार्डिक प्रजाति पर। नार्डिक प्रजाति ये मानव जाति की जो बीएस गुहा ने वर्गीकरण किया उसमें ये अंतिम प्रजाति है। इसकी विशेषता है यह आर्यों का प्रतिनिधि है। मतलब ये जो प्रजाति है इसको आर्य माना जाता है। तो आर्यों के ये क्या है? आर्यों के प्रतिनिधि हैं। आर्यों के प्रतिनिधि हैं। नार्डिक प्रजाति को आर्यों का प्रतिनिधि माना जाता है। और इसकी जो दूसरी विशेषता है, इसे हिंदू सभ्यता का जनक माना जाता है। इन्हें हिंदू सभ्यता का जनक माना
जाता है। इस प्रकार बी.एस. गुहा महोदय ने प्राग ऐतिहासिक अस्थि पंजरों के अध्ययन के उपरांत उन्होंने क्या किया, भारत में जितनी प्रजातियां उनको मिली अस्थि पंजर के रूप में, उस आधार पर उन्होंने मानव प्रजाति को 6 भागों में बांटा है। 6 भागों में यह अंतिम प्रजाति है नाडिक प्रजाति। नाडिक प्रजाति की पहली विशेषता क्या है, यह आर्यों के प्रतिनिधि हैं। और जो दूसरी विशेषता है, ये हिंदू सभ्यता के जनक माने जाते हैं, या हिंदू सभ्यता का जनक माना जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने बी.एस. गुहा महोदय के अध्ययन के आधार पर जो उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया मानव प्रजाति का 6 भागों का, आज हम लोगों ने उसका अध्ययन किया। अब आज की इस क्लास में मानव से संबंधित उद्भव, विकास और भारत में मानव की प्रजाति को हम लोगों ने संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया। अब आगे की जो क्लास होंगी या कल की क्लास में हम लोग पाषाण काल की शुरुआत करेंगे। वहां से इतिहास की बहुत अच्छी शुरुआत होती है, क्योंकि वो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो हम लोगों ने 8-9 क्लास लिया है ये बहुत क्लिष्ट माने जाते हैं। और इसके बाद पाषाण से जो शुरुआत होगी क्लास की वो बहुत आसान रहेगी। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं स्थगित की जाती है। मैं पुनीत श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।